Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with our chapter excretory system. ठीक है, आज होगा अपना लेक्चर नंबर 30 और इसमें हम लोग देखेंगे कि excretory system पिछली बार बात कर लिए थे कि एक्सक्रीशन होना किस चीज़ का है, यूरिया का, है ना, और डिफिकेशन को नहीं लेते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन। अब यूरिया में भी मेन अब हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन आ जाएगा, 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, किडनीज, आगे स्वेट ग्लैंड्स और तीसरा लंग्स, है ना। स्वेट ग्लैंड्स और लंग्स को नहीं पढ़ना है, वो उतने मेजर होते भी नहीं है, मेजरली किडनी ही है जो कि एक्सक्रीशन करता है। किडनी का हम लोग डायग्राम देखेंगे, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे, और किडनी जिससे बनी हुई, जैसे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन है, सेल है, तो वैसे ही जिन सेल से किडनी बनी हुई है, स्पेशलाइज सेल, उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन्स के भी हम लोग स्ट्रक्चर फंक्शन सीखेंगे। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के, बताते हैं। यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं। हाँ देखो, ये तीनों ही डेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अमोनिया, हाँ, तो इन तीनों का जैसे बॉडी में कुछ भी, ये हमारी अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होती है इसमें, अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और यूरिया, बस यूरिया फिर हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म इस यूरिया को भी कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिक एसिड में, और ये यूरिया में कन्वर्जन क्यों किया, ताकि पानी बचा सके, क्योंकि यूरिया मतलब अमोनिया बहुत पानी, वाटर सॉल्युबल बहुत है, तो पानी बहुत लेके चला जाएगा अपने साथ, ठीक है। और जो पिछली क्लास में कोई डाउट, ठीक, पढ़ी कि नहीं आया डाउट, पढ़ के आए हो, चलो ठीक है, एक स्टूडेंट तो करके आया। लेक्चर नंबर 30 बायोलॉजी, टॉपिक इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हम लोग ने ये भी देखा था कि बेटर टू से द यूरिनरी सिस्टम दैन एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, इसका मतलब समझ गए हो, क्योंकि हम लोग डिफिकेशन को तो मानते नहीं हैं, तो यूरिया हम लोग कैसे पास आउट करते हैं, बाय यूरिन, हाँ, यूरिनेशन से। तो यही जब यूरिया जाएगी हमारे किडनीज़ में, और उनमें से और चीज़ें निकाली जाएंगी जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज खींच लिया जाएगा उससे, और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट निकाले जाएंगे। फिर जो बच जाता है हमारे पास, जो फिल्टरेट बच गया, वो अल्टीमेटली कहलाता है यूरिन, ठीक है, क्योंकि यूरिन में अब कोई भी हमारा ज़रूरी कंपोनेंट बचा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी गिव रीज़न में 1-2 मार्क्स का आ जाता है कि वाई डू वी कॉल यूरिनरी सिस्टम इंस्टेड, वाई शुड वी कॉल एक्सक्रीटरी सिस्टम द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, तो ये होगा उसका आंसर। वही है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की जगह बुलाओ उसको यूरिनरी सिस्टम, ताकि डाउट ना रहे, क्योंकि एक्सक्रीटरी बोलते ही सब लोग मुंह बना लेते हैं कुछ सोच के, और जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, अगर तुम लोग समझ रहे हो। वो डिफिकेशन ही है, उस प्रोसेस का नाम ही डिफिकेशन है, वो एक्सक्रीटरी का पार्ट नहीं है, कोई सिस्टम में नहीं आता, वो डिफिकेशन है। नहीं, डाइजेस्टिव में एनस पे आके बात रुक जाती है, हाँ, तो एनस पे फिर उसके बाद उसके डिफिकेशन की बात नहीं आती है। ऐसे हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन खुली, इसमें सीकम में, फिर कोलन, फिर रेक्टम, फिर जाके एनस, लेकिन डिफिकेशन, ऐसे सही बोल लो, ठीक है, डिफिकेशन आ जाएगा हमारा डाइजेस्टिव में, क्योंकि एनस का भी बताया है कि एनस इज अ मसल कंट्रोल्ड बाय अ नर्वस सिस्टम, तो हाँ, डिफिकेशन, उसमें डीअमाइनेशन की भी बात किया था। डीअमाइनेशन याद आ रहा है, ये जो अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड, इसी को डीअमाइनेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। देखो बुक में ये जो दिया है पहला डायग्राम, ये है, देखो लिख दिया द यूरिनरी सिस्टम, है ना, इसी को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं ये, हाँ हाँ,
तो यही है। इसके बगैर इसको तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हो। अगर बोल देता है ये डायग्राम 3 मार्क्स का आता है, वैसे तो लेबलिंग ज़्यादा आती है इससे बनाने से ज़्यादा। ये पूछ सकता है कि लेबलिंग आएगी तब तो उसमें बता ही देगा कि दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो उसका मन करे। देखो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसमें ये जो दोनों चीज़ें हैं बीन शेप, ये क्या है? किडनीज है। ठीक है, किडनी में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इसमें से जो राइट वाली किडनी, अब फिर से वही सर्कुलेटरी वाला याद रखना कि हम लोग उल्टा बोलते हैं। मतलब अब ये आपका राइट, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। ठीक है, तो वी विल कॉल दिस अ राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी। अब पहला क्वेश्चन ही आ जाता है कि व्हाई इज द राइट किडनी प्लेस्ड अ लिटिल बिलो द लेफ्ट किडनी, मतलब ये वाली थोड़ी नीचे दिख रही है ना। हाँ, टू एडजस्ट द लीवर। हाँ, सबसे भारी ग्लैंड भी है। कितने किलो का है? 1.5 किलो का ग्लैंड है वो। हाँ, बहुत भारी ग्लैंड है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर में नहीं है, किडनी की बात जाने। और इसके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये है हमारे एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट ही बोलेंगे। क्या सिक्रीट करते हैं? एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं। फ्लाइट और फाइट हार्मोन होता है वो, पावर मिलती है। एकदम सही बोला। ठीक है, उसमें मैं बता नहीं रहा वरना टाइम खराब होगा, ये आपके कोर्स में है भी नहीं। चलो, अब फाइट, या तो लड़ लो या तो भाग जाओ। हाँ, नहीं, यहाँ पबजी खेलोगे क्या? ये बोल रहा था कि पबजी से रिलेटेड। तुम अच्छा, सिरिंज वाला। कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारे को देखो इसमें तो बताया भी नहीं है। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में नहीं पूछेगा। एंडोक्राइन में तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो। वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा, तुम हो जा रहे हो। हाँ, तुम बोल दिए कि पबजी खेलता हूँ इस वजह से। वाह मैं भाई, ये तो तुमको फेल करा दे। चलो देखो, अब ये जो ब्लू वाली है क्या होगी? वेन है। अब देखो इस वेन के बारे में क्या लिखा है? हिपैटिक वेन्स लिख दिया है। अब तुमको ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगी जो मैंने बता दिया तुम लोग बहुत डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में हिपैटिक वेन्स कहाँ से निकलती हैं? नहीं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में 3 हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक और किडनी से 3 वेन्स जुड़ती हैं और बना देती हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। फिर वो जाती है किसमें? लीवर में। फिर लीवर से जो वेन निकलती है वो हो जाती है हिपैटिक वेन। अब देखो वही वेन निकल के यहाँ पे आई है, क्योंकि लीवर ने क्या किया, सारा जो भी फूड था उससे ग्लूकोज अब्जॉर्ब किया और जितना यूज़ था यूज़ किया, नहीं तो उसको ग्लाइकोजन बना दिया। अब जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज आ चुका है उसको लाया है इसने यहाँ पे। ठीक है, ये हिपैटिक वेन ही निकल रही है ना। ये जाके जुड़ के बन जाएगी हमारी, ये तीनों जुड़ेंगी और लीवर में घुस जाएंगी। मतलब ये जैसे देखो, पहली बात ये क्या है ना, ये वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन ये पूरी ही वेन है, ये एक रीनल वेन है और इसमें ये हिपैटिक वेन्स के कट्स निकले हुए, मतलब इनमें से ही एक वेन निकलने के जाने वाली है लीवर में। ठीक है, इसी के ऊपर ही होगा, तो उसी के कट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये है, तो इसको तो तुम बोलोगे रीनल वेन ही, ये इसमें बस दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग डायग्राम में वो वाला ले लिया, पर कोई बात नहीं, अच्छा ही ज़्यादा ही जान जाओगे, पर इसको इग्नोर कर दो, ये नहीं मतलब रखेगा।
इसका नाम है रीनल वेन। जब किडनी की जब भी बात, क्या नहीं नहीं पिछला देखो, हाँ ठीक है, ये वाली रीनल वेन है। उससे जारी है इंफीरियर वीना कावा। चलो इतनी बात हुई। अब कौन सी वेन, क्या, हाँ ये जो हाइलम में घुस रही है ना, यही है, हाँ जो ये वेन से कट करके जा रही है यही है रीनल वेन। तो ये दोनों किडनीज में घुसेगी, इसमें भी इसमें भी। हाँ ये जो रेड वाली है ये अयोटा है, अयोटा ही हर जगह ब्लड देती है, ठीक है, ये अयोटा है। और ये क्योंकि किडनी में घुसी है तो ये जो अंदर रेड रेड सेक्शन है ये रीनल आर्टरी हो गई, रीनल आर्टरी। अब ये याद रखना कि जो रीनल आर्टरी है वही अब आपको जब देगा ना एग्जाम में, तो वो ऐसे इतना डायग्राम में कलर नहीं देगा, वो एरोस के साथ बताएगा और लेबल करने को आएगा। तो तुम्हें एरो पे ध्यान देना है, जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट वाला मिल जाएगा। एक सेकंड बेटा, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? ये हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम है, अभी इसको मत खोलो, इसके आगे पढ़ेंगे इसको। इसमें ब्लैक एंड वाइट है नहीं, पीछे एक्सरसाइज में ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है क्या? यही किडनी का, हाँ ये है, ये देखो ये दो ठो आया ना, अब ऐसे ही आता है एग्जाम में और उसमें एरो देखो दे रहा है। अब पूछ लेगा इन दोनों में से आयोटा कौन सी है और ये वेन कौन सी है। हाँ तो एग्जाम में ऐसे आएगा, बोर्ड में कलर नहीं, तो तुम्हें एरोस पे ध्यान देना होगा। अब तुम्हें पता है कि जो भी हमारी आर्टरीज हैं वही घुसती है किसी ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो हमारी आर्टरी पे एरो दिया रहेगा अंदर का और वेन पे एरो दिया रहेगा बाहर का, ऊपर का, इसका नीचे का, ठीक है। तो नीचे आई अंदर घुसी, ये बाहर निकली ऊपर गई। क्या सेम उस पर, ये इन दोनों का, हाँ बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, हाँ बहुत स्लाइट डिफरेंस, वो तुम्हारा रीजनिंग में ही आता है कि राइट वाली नीचे क्यों है, तो लिख देना ये लीवर को एडजस्ट करना है। हाँ मगर अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। अब दिया हुआ है तो क्या बोलें बेटा, अब दिया हुआ है तो उसका मन, तो एरो पे ध्यान देना कि कौन सी वाली वेन है कौन सी आर्टरी, कैसे पता करोगे? अंदर जो ब्लड ले, ये जो एरो है ये सर्कुलेशन का पाथ बताएगी, तो अगर अंदर घुस रही है मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, जो बाहर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकल रही है। तो हमारी जो ये वेन है ये वाली, अब देखो होने क्या वाला है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वही जाएगा किडनी में, उसी का फिल्टरेशन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद जो हमारा इसने जो ऑक्सीजन कंज्यूम की उसके बाद वो आगे भेज देगा उस ब्लड को, ठीक है। फिर आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर टॉक्सिक एलिमेंट से फ्री ब्लड घूमेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है पूरा। और जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा, अब वो क्वेश्चन उठता है कि वो कहाँ गया सर, तो वो उठा के ये यूरेटर के थ्रू स्टोर होता रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और एक टाइम के बाद इसकी कैपेसिटी अराउंड 1 लीटर की है, ये 1 लीटर तक जो ये यूरिन स्टोर कर सकता है। मगर आप लोग को जाना ही पड़ता है नेचर कॉल देने अराउंड 250 ml पे ही, ठीक है। तो जब 250-300 ml हो जाता है तो आप तुरंत नेचर कॉल देने चले जाते हो, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल फंक्शन चलेगा। अब डिटेल में समझते हैं होगा क्या। एरो वाली कहानी समझ में आई, ठीक है। एरो पे खास ध्यान देना, तभी पता चलेगा कौन सी वेन है कौन सी आर्टरी है। चलो अब ये
अंदर गई इसके, और हर मतलब ये जो किडनी है, साथ ही साथ किडनी का भी क्रॉस सेक्शन देख लें। चलो वो देख ही लेते हैं, अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक ही साथ देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किडनी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब है किसी चीज़ को हाफ से काटा और वो फिर अंदर से आपको दिखा रहा है। ये हमारी किडनी, कौन सी वाली उठा लें, ये वाली, यही वाली कलर्ड उठा ले कि ऐसे ही उठा ले, चलो ब्लैक एंड वाइट उठा ले, कलर्ड उठा ले। चलो लेफ्ट एंड राइट भी हो गया, तो इसको थोड़ा ऊपर कर दो। अब एक इस मेरे ख्याल से ये जो बंदे की है उसको आईफोन ख़रीदना होगा कभी, तो ये इसकी गॉन पार्ट है, ये इसका पास्ट है और ये इसका प्रेजेंट है, ये नहीं है अब उसके पास। हाँ रहा जा सकता है क्योंकि इसका काम तो फिल्टरेशन करना है। हाँ लाइफ स्पैन नहीं कम होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो तो किडनी पे प्रेशर बढ़ जाएगा। आप अगर जंक फूड बहुत खाने लगे तब आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी बहुत हेल्दी डाइट है तो फिर नहीं कोई दिक्कत आएगी। मगर कर मत देना, मैंने बोल दिया जिंदा रह लोगे तो। हाँ चेक किया था सच में? क्यों? चलो बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा से गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि किडनी में जो भी चीज़ घुसेगी और बाहर आएगी वो सब कुछ होगा हाइलम के थ्रू। ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, ये यहीं पे अंदर घुसेंगी भी। देखो हमारी रीनल वेन और आर्टरी यहीं से घुसी, एरो देखो, एरो में सही बना दे रहा हूँ, एरो ये अंदर और ये बाहर, और फिर जो यूरेटर बाहर निकला है ये, ठीक है, ये भी हाइलम से ही घुसेगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाट इज द ओपनिंग एंड एग्जिट, व्हाट इज द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द किडनी, तो आप लिखोगे सर हाइलम। हाँ गेटवे मान लो, डोर है इसका, सब कुछ यहीं से आना जाना है। ठीक है, हाइलम समझ में आया। चलो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हाइलम से घुसा, अब होगा क्या? अच्छा अंदर ये आयोटा से टूटा तो रीनल आर्टरी लेके घुस गई हाइलम में। ये नहीं याद करना है रीनल हाइलम और ये नहीं है, घुस के चला गया इसमें। अब यहाँ पे जाने के बाद इसने ये जो सेक्शन है इसमें से जो सबसे बाहर का पार्ट है ये वाला, इसको कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, और हर चीज़ के आगे आप रीनल लगा सकते हो, तो दिस इज द रीनल कैप्सूल। उसके बाद इस कैप्सूल के जस्ट अंदर ये है, ये डॉटेड रीजन होता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें ये डॉटेड रीजन क्यों है, इसमें ये डॉट डॉट्स क्यों? आप देख रहे हैं ना ये डॉट डॉट है, ये पूछ लेता है डॉटेड क्यों है, जो कि हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन दिमाग में रखना। ठीक है, आंसर इसका बहुत इजी है लेकिन उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो ये अंदर वाला रीजन जस्ट उसके कॉर्टेक्स हो गया ये। उसके बाद और अंदर घुसेंगे तो उसके अंदर वाला पार्ट है मेडुला। हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी ऑर्गन में जो आउटर वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है और जो अंदर वाला होता है वो मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स क्या हो गया? द आउटर पार्ट, और मेडुला द इनर पार्ट। ठीक है, इस इनर पार्ट में आप देखोगे ये ऐसे पिरामिड्स बने होंगे। अब ये क्वेश्चन एक और बनता है कि ये मेडुला में ऐसे रिब्स क्यों हैं? ठीक है, वाई इज द मेडुला रिब्ड? इसका भी आंसर कब पता चलेगा? जब आप लोग नेफ्रॉन का डायग्राम समझोगे। नेफ्रॉन के डायग्राम की वजह से इसका ऐसा शेप आ गया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन याद रखना। कॉर्टेक्स से पूछता है उसका डॉटेड रीजन क्यों है, डॉटेड अपीयरेंस क्यों है,
और मेडुला से पूछता है कि इसकी रिब्ड अपीयरेंस क्यों है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, पूछना है, ठीक है। और इन्हीं रिब्ड वाले रीजन को हम लोग कह देते हैं पिरामिड्स, है ना। और ये जो ऐसे ग्रूव्स हैं अंदर, इनको कहते हैं पैपिला। अब ये डायग्राम आता है 3 मार्क्स के लिए बनाने को, बहुत बार, हाँ बनाने को। ये तो बहुत इजी डायग्राम है, बना लेना सिंपल सा, ठीक है। और ये डायग्राम अगर आता है तो आएगा 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए लेबल करने को, ठीक है। ये बनाने को नहीं आता है, लेबल करने का आता है। 3 मार्क्स फॉर लेबलिंग और ये 3 मार्क्स टू ड्रॉ, ठीक है। अच्छी किस्मत रही तो ये भी लेबलिंग आएगा, लेकिन पूछ लेता है कि आप एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी बनाओ। नहीं, लेबल करने को आता है ये, नहीं, पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। कॉर्टेक्स से पूछता है उसका डॉटेड रीजन क्यों है, मतलब उसकी डॉटेड अपीयरेंस दिख रही है ना, ये ऐसे डॉट डॉट, वो हाँ वो पढ़ेंगे हम लोग जब नेफ्रॉन। इन दोनों का आंसर तुम्हें मिलेगा नेफ्रॉन में। जिन सेल से ये बनी है ना, नेफ्रॉन से बनी हुई है, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो इसको ऐसा अपीयरेंस देती है। नहीं नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर वो एग्जैक्ट आंसर लिखना, अभी बताने कोई पॉइंट नहीं है। दोनों का कैसा अपीयरेंस है वो उसी में है। अब किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझ में आया, कोई डाउट इसमें अभी तक? ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ किडनी क्या है? अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? आपके बिलो आपके एब्डोमेन में पीछे साइड है, ठीक है। हाँ, पीछे साइड, दोनों साइड पे है। और फंक्शंस क्या है इसके? पहला है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हाँ जो आप यूरिनेट करते हो वही वाली यूरिन है। अभी ये भी देखेंगे यूरिन कहाँ से आ गई। अभी तक तो यूरिया तुम लोग समझ गए, यूरिया आई, यूरिया यूरिन कैसे बन गई, यही बनाएगा उसको, ठीक है। नहीं नहीं, अभी ये सब कुछ भी एनस तक नहीं गया है। नहीं नहीं, एनस से तो फीसेस निकलता है ना। आपके मेल्स में पीनस से निकलेगा। हाँ ज़रूर वही बोले, मगर इसमें पीनस तक नहीं जाना है, आपको यूरेथ्रा पे आके रुक जाना है। ये यूरेटर देखो, यूरेटर जुड़ेगा ये यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर अभी तक पीनस एनस आया ही नहीं है ही नहीं वो अभी, वो अब इसके नीचे आएंगे, जैसे ये डायग्राम देखो, मगर वो इसके पार्ट नहीं होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। देखो किसी में भी बहुत कम ही डायग्राम से जिसमें बताएगा, नहीं बता रहा क्योंकि वो उसका पार्ट ही नहीं है कहीं भी। तुम लास्ट यही है, यूरेथ्रा ही है, ठीक है। यूरेथ्रा फिर खुलेगा, फिर मेल्स में पीनस से जो है निकल जाएगा, यूरिनेट हो जाएगा, और फीमेल्स में वजाइना से हो जाएगा। आई एम सॉरी, फीमेल्स में वजाइना से नहीं होगा, फीमेल्स में यूरेथ्रा ही होगा, ठीक है। उन लोग की ओपनिंग ही यूरेथ्रा होती है। हाँ, बहुत अलग है। हाँ, तो मतलब ये दोनों अपार्ट है ना, तो मतलब अगर कभी लेवल करने के लिए आते हैं तो दोनों का अलग अलग। आपको एनस का देखना है, तो एनस क्या होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ओके, मैं दिखाता हूँ एनस कहाँ पे आता है। नहीं तो कंफ्यूजन दूर करनी है ना, तो करता हूँ, रुको। ये है देखो, अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा आपका एनस,
देखो, अब देखो बेटा, ये खाना यहाँ से गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में स्टोर हुआ, फिर ये स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से पानी निकाल लिया गया, और फिर ये यहाँ पे आया एनस, तो ये बैक पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है, और फ्रंट पार्ट पे आएगा ये, ठीक है, यूरेथ्रा। इसकी ओपनिंग आपके बैक साइड पे है, इसकी फ्रंट साइड पे है। किडनी पीछे होती है, ये आगे साइड आ जाती है। ठीक है, एनस वाला डाउट तो क्लियर हुआ। चलो, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे, मैं भूल ही गया, क्या बता रहा था मैं, बताओ। हाँ, इस पे थे, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और दूसरा फंक्शन होता है इसका ऑस्मो रेगुलेशन का। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? देखो, रेगुलेशन बार दिया है, नहीं, ये ऑस्मो रेगुलेशन होता है, वो थर्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन होता है जो आपके बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है ना, उसको रेगुलेट करता है ये। तो इसी पे क्वेश्चन भी बनता है कि आप वाटर और सॉल्ट दोनों का बैलेंस है ना, एक बैलेंस होता है, वो मेंटेन रहता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि आप विंटर्स में ज़्यादा क्यों यूरिनेट करते हो और समर्स में क्यों कम यूरिनेट करते हो। आप समर्स में इसलिए कम यूरिनेट करते हो क्योंकि आपका कुछ, हाँ ठीक है, पसीने से स्वेट ग्लैंड्स निकाल देते हो, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और विंटर्स में स्वेटिंग होती नहीं है आपकी, तो ये रीज़न है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑस्मो रेगुलेशन समझ में आया? ऑस्मो रेगुलेशन चाहे तो लिख भी सकते हो, लिख लो, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। बुक कहीं थोड़ा सा दिया होगा, तो मैं बुक से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ। बुक में देखना कहाँ दिया है, तुम लोग लिख लो ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। चलो वापस आते हैं। अब हमारा ब्लड आया इन द बॉडी, हमारा ब्लड आया, और किडनी ने क्या किया, ये किडनी बनी है नेफ्रॉन से। फिर नेफ्रॉन्स में हम लोग समझेंगे कि कैसे फिल्टरेशन होता है ब्लड का, ब्लड से कैसे टॉक्सिक चीज़ें निकलती हैं, और कैसे जो यूज़फुल ब्लड वापस सिस्टम में लाया जाता है कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, हम लोग अभी इसमें समझ लेते हैं कि यहाँ पे पूरा फिल्टरेशन हो गया, फिर वापस लाके, मतलब इतना यहाँ पे ब्लड अंदर घुसा, इसमें पूरा फिल्टरेशन हो गया, वापस जाके ये पेल्विस में आ गया। ठीक है, तो पेल्विस ही है, तो इसी में कन्वर्जन हो जाता है इन पूरे पार्ट में, यूरिया का यूरिन में। यूरिया में क्या होता है, यूरिया में अभी भी पहली बात तो इसी यूरिन में हल्का वाटर कंटेंट भी भर जाता है। ठीक है, और जब यूरिया होता है ब्लड में तो वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वरना उसके साथ साथ वो आरबीसीज भी लेके निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करते हैं, वो काम हमारा किडनी करता है, किडनी में भी नेफ्रॉन्स करते हैं। ठीक है, और फिर ये यूरिन, अब जाके हमारे पास यूरिन आ चुका है। ठीक है, यूरिया बदल चुका है यूरिन में, और अब यूरिन पहली बात स्टोर होता है पेल्विस में, आप इसको रीनल पेल्विस भी कह सकते हो। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ से नीचे जाता है यूरेटर के थ्रू, फिर यूरेटर से नीचे जाता है और स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। इसका मैंने आपको बताया मैक्सिमम 1 लीटर तक स्टोर कर सकती है, लेकिन 250 to 300 ml पे आपको वो अर्ज फील होनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात ये भी है कि आप इसको तुरंत आप इसको स्टोर क्यों कर रहे हो, आप इसको डायरेक्टली निकालो क्योंकि ये तो टॉक्सिक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि फिल्ट्रेशन ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से हो गया, ये तो पूरे टाइम चलता रहता है। तो धीरे धीरे आएगा, यूरेटर लेके आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे होती है कि स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल होती है कोई भी राउंड मसल, नहीं वो वाल्व हो जाता है। स्फिंक्टर मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फंडे पे चलती है, वाल्व ऐसे चलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर राउंड मसल होती है। तो ऐसे ये कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, बंद रहती हैं। जैसे ही ये 250-300 ml होता है और ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि ये भर जाएगा तो अपने आप ही होगा, आपके नर्वस सिस्टम ही इस स्फिंक्टर मसल को कंट्रोल करती हैं। तो इसको रिलैक्स करने का मैसेज आएगा और फिर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा अपना यूरिन, ठीक है, इजेक्शन हो जाएगा यूरिन का। तो इतना पूरा सिस्टम चलता है यूरिनरी सिस्टम, इसीलिए इसको कहा जा रहा है यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि जो आपका यूरिया निकला वो अल्टीमेटली इसी सिस्टम से तो निकला, तो उसको एक्सक्रीटिव बनाने की जगह यूरिनरी सिस्टम बोल लो, ठीक है। इसमें कोई डाउट? देखिए बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया हो? नहीं। स्फिंक्टर ये ऐड कर लेना, स्फिंक्टर। आगे बढ़े। पैपिला, तो जो आपके बुक में है वही कर लीजिए। क्या? PAPILLA कहाँ? अरे तो वो सिंगुलर प्लूरल का होगा, पैपिला होगा कलेक्टिवली सबको, नहीं पैपिला होगा सिंगुलर और सारे पैपिला मिला के पैपिले बन जाएगा वो, ठीक है। देखो द अपेक्स ऑफ ईच पिरामिड, तो मतलब पैपिला इज सिंगुलर, एपेक्स ऑफ मतलब कि जो स्टार्टिंग रीजन है ये। कहाँ दो डायग्राम अलग अलग है, दोनों सेम ही है, इसमें बस और तो यही इन्हीं दोनों को समझ लो आपको बना। हाँ मेडुला ये है कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर, और मेडुला में ही ये सब हो रहा है, मेडुला में ही पिरामिड्स और पैपिला है। ठीक है आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए 2 मिनट। किया तो है इसने, ऊपर शो तो किया। हो गया, गुड, वहीं रख दो मैं ले लूँ। बढ़े आगे, नेफ्रॉन्स की बात करें।
ठीक है, नेफ्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है। इसका डायग्राम वही पीछे पलटो, ये जो डायग्राम है ना यही है पूरा नेफ्रॉन। बुक में ये दिया तो है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, इसी को किडनी ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, देखो ऊपर बताया ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, फिर बोला है द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, है ना, न्यूमरस नंबर्स ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। और अराउंड मिलियंस ऑफ 1 मिलियन आप मान सकते हो, 1 मिलियन नेफ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किडनीज को। ठीक है, पर वो पूछता नहीं है, उसमें खुद ही नहीं बताया, बोला मिलियंस ऑफ, नहीं इसमें तो एनॉर्मस बोला है, एनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स बोल सकते हो, किडनी ट्यूब्यूल्स बोल सकते हो, लेकिन बेस्ट वर्ड इसका नेफ्रॉन ही है। फिर नीचे नेफ्रॉन की हेडिंग देने की जगह इसने बोला है स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी ट्यूब्यूल। ये हेडिंग के बगल में आप लिख भी सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ये डायग्राम आपको दे दिया जाता है, ये बनाने को नहीं आता है, लेकिन आप बनाने का एक बार ट्राई भी कर लेना जब आप, हाँ क्या दिया है, हाँ एक में 1 मिलियन, दूसरे में कौन सा वाला उठा लो, कौन सा वाला उठा लो बेटा, जो भी अच्छा लग रहा हो। कौन सा वाला उठाने का मन है? चलो एग्जाम में ऐसे आने वाला तो ऐसे ही ले लेता है, ऐसे आएगा, बस ये जो भी लेबलिंग है उसको इग्नोर कर दो, लेबलिंग नहीं। किडनी ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो। चलो अब देखो, ये नेफ्रॉन का डायग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से, बोमैन्स कैप्सूल से जी। हाँ, ये पूरा डायग्राम दे दिया जाएगा और लेबलिंग पूछेगा। हाँ, और बहुत इसमें डिटेल में भी पूछेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है आसान। अब ध्यान से समझो, मैं बोला ना आज की क्लास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, अब चुप रह के सुनो बस। इसकी स्टार्टिंग हुई यहाँ से, इसको कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। इसका नाम बोमैन्स कैप्सूल क्यों पड़ा? क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट ने इसकी स्टडी की, इसको डिस्कवर किया, उनका नाम बोमैन था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही रख लिया बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, तो देखो ये बोमैन्स कैप्सूल बताया ना, ये बोमैन्स कैप्सूल है। ये जो ऊपर पूरी कैपिलरीज का स्ट्रक्चर जा रहा है उसको इग्नोर करो, पहले सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ये अंदर का स्ट्रक्चर, लेकिन देखोगे कैसे तुम लोग, ये तो बगल बगल बना हो। चलो साथ साथ बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आया बोमैन्स कैप्सूल, फिर उसके बाद ये चलना चालू किया। बोमैन्स कैप्सूल में होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो आगे देखते हैं। पहले ये किडनी ट्यूब्यूल पूरी ऐसी है, फिर ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये इसमें आया। ठीक है, इतना पूरा है अपना किडनी ट्यूब्यूल का डायग्राम। उसमें से पहला पार्ट ये है, कौन सा? बोमैन्स कैप्सूल, देखो ये दिया है। दूसरा पार्ट, ये जो पहला कॉन्वोल्यूशन तुम लोग देख रहे हो, ये जो पहला ऊपर नीचे, इसका नाम रोरा कोस्टा नहीं है, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोल सकते हो, लेकिन पीसीटी लिखना मत, अगर पूरा लिखना एग्जाम में, इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में डाल सकते हो। इसका नाम सबका पूछा जाता है कि क्यों बोमैन्स कैप्सूल का नाम बोमैन्स कैप्सूल है, क्यों पीसीटी बोलते हैं? तो देखो, प्रॉक्सिमल मतलब होता है किसी बॉडी के करीब,
तो हमारा ये बोमैन्स कैप्सूल के करीब है और कॉन्वोल्यूटेड क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्वोल्यूशन है। कॉन्वोल्यूशन मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, वेव्स, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन जिसमें होता है उसको कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। और ट्यूब्यूल क्यों? क्योंकि ये ट्यूब्यूल ही तो है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो प्रॉक्सिमल क्योंकि करीब है बोमैन्स कैप्सूल के, कॉन्वोल्यूशन है, इसीलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये जाएगा। उसके बाद ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, फिर ये आ जाता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब होता है जो बहुत दूर हो, तो बोमैन्स कैप्सूल से बड़ा दूर है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इसको डीसीटी बोल सकते हो लेकिन लिखना नहीं है। फिर लूप ऑफ हेनले, HENLE, लूप ऑफ हेनले, देखो ये बताया ना, लूप ऑफ हेनले ये। फिर ये जाएगा इसमें और यही है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और यही नीचे जाके बनेगा यूरेटर बनेगा ये। अब एक लाइन ड्रॉ करो और यहां से हम लोग को पता चलेगा कि ये जो कॉर्टेक्स क्यों डॉटेड था और मेडुला क्यों रिब्ड था। तो ये जो लाइन होती है, ये एक जो लाइन ऐसे आई है बीच में मैंने बनाई है, ठीक है, ये सब कुछ जोड़ते हुए, इसके ऊपर का सारा पार्ट है हमारा कॉर्टेक्स और इसके नीचे का ही पार्ट है मेडुला। तो देखो क्योंकि कॉर्टेक्स में इतने सारे कॉन्वोल्यूशंस है इसीलिए इसके डॉटेड अपीयरेंस है, और क्योंकि मेडुला में लूप ऑफ हेनले आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है, इसीलिए इसका पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। ये होगा इसका रीजनिंग। कॉर्टेक्स का क्यों, हाँ तो वो भी तो एकदम बगल बगल है, ये भी तो एकदम अगल बगल है। तो यहां से ये लाइन ही हो जाएगी जो मैंने लाइन बनाई है, और इसके इधर वाला पार्ट इसका डॉटेड अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि इट हैज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड द बोमैन्स कैप्सूल। और इसका पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इट हैज द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, लूप ऑफ हेनले ऐसा, तो इसीलिए पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, और वो क्योंकि इतने कॉन्वोल्यूटेड इस वजह से उसको डॉटेड अपीयरेंस मिला है। अब क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है तो एनलार्ज करने पे तो ऐसा दिखता है ये, हाँ ठीक है, इसलिए डॉटेड अपीयरेंस दे देता है वो। समझ में आया? ये हमारा किडनी ट्यूब्यूल का डायग्राम, इतना समझ में आया? चलो ठीक है। हाँ, ये देखो, ये यूरेटर, यूरिन इसी से जा रही है। कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं उसको, मैं बोल रहा हूँ कलेक्टिंग डक्ट। हाँ नहीं, कलेक्टिंग डक्ट ही बोलो फिर उसको तुम लोग। नहीं, ये ठीक है, फिर उसको कलेक्टिंग डक्ट ही बोलो ना, पेल्विस बोलो ना ही यूरेटर, कलेक्टिंग डक्ट बोल दो बस। कहाँ लिखा है बुक में? वो तो मैंने बोला ना, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बोलना बेटा, इसको बात ही खत्म, एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों ही ले। बात उसकी भी सही है कि सर पेल्विस भी तो बोल सकता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, अब बस करो बेटा, कितनी बात करोगे। यहाँ तक आते आते यूरिन बन चुकी है, यहाँ पे आई थी तो यूरिन नहीं थी, यहाँ पे तो ब्लड आया था, देखो आर्टेरियोल। अब देखो यहाँ पे क्या फंक्शनिंग चलेगी। अब इतना तो डायग्राम ये इजी है, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है जब ब्लड की हम लोग कैपिलरीज बनाएंगे। तो यहाँ से आती है, ये क्या होगी, रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी आई, और ये तुरंत टूट जाती है अफरेंट आर्टेरियोल में, है ना, आर्टरी टूटती है आर्टेरियोल में। अब ये टूटी अफरेंट आर्टेरियोल में, छोटी हो गई, और ये अफरेंट आर्टेरियोल ही यहाँ पे अंदर ग्लोमेरुलस बना ली, ठीक है, चेन बना ली अपना।
अब ध्यान रखना, जो अंदर गई है बोमैन्स कैप्सूल के वो अफरेंट आर्टेरियोल है, AFFERENT आर्टेरियोल, और जो निकली इससे वो है एफरेंट आर्टेरियोल, EFFERENT। नहीं, चुटकी नहीं, ठीक है। जो घुसी है अफरेंट आर्टेरियोल, जो निकली है एफरेंट आर्टेरियोल। अब अफरेंट आर्टेरियोल डायमीटर में इससे बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर डायमीटर, इसका ज़्यादा बड़ा डायमीटर है, बड़ी है इससे, इसका छोटा डायमीटर है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। हाँ, एफरेंट का बड़ा डायमीटर है, एफरेंट का छोटा डायमीटर है ना। यही चीज़ आएगी हमारी अल्ट्रा फिल्टरेशन में। चलो अब साथ साथ हम लोग समझते हैं कि अब, अच्छा ठीक है, टाइम है इतना कि वो समझा पाए। इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो यही होता कि आज ही इसको कंप्लीट करते, क्योंकि आज ही डायग्राम देखे हो। इसमें कम से कम आधे घंटे और लगेंगे। नहीं, हम लोग कम ख़त्म नहीं कर रहे, इसी का डायग्राम समझो। अल्ट्राफिल्ट, अच्छा देखो इसमें क्या होने वाला है, जो बनना है यूरिन का, जो बनने का प्रोसेस है वो दो तरीकों में होता है। पहला होता है उसमें से अल्ट्रा फिल्टरेशन, तुम लोग बस साइड समझ लो, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्टरेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो मोटी मोटी कहानी क्या है कि ये यहाँ से रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन अभी ऑक्सीजन पे ध्यान देने ना, ब्लड आया जिसमें अभी यूरिया भी है, ठीक है। हाँ, यूरिनल आर्टरी लेके आई, ठीक है। नेफ्रॉन में सबसे पहला बोमैन्स कैप्सूल में घुसा, और जब रीनल आर्टरी आई तो वो एफरेंट आर्टेरियोल में टूटी, जो कि ग्लोमेरुलस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, पूरी ये नेटवर्क। और होता क्या है, क्योंकि इसका इतना बड़ा डायमीटर और यहाँ पे आके छोटा डायमीटर, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और इतना जब प्रेशर होता है ना, तो इसमें से आरबीसीज तो बच जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एस्केप आउट कर जाता है, जो भी इसका टॉक्सिक पार्ट है, यूरिया एस्केप कर जाता है, थोड़ा सा ग्लूकोज कर जाएगा, वाटर कर जाएगा, जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन आरबीसीज नहीं कर पाई, तो इसको किसी और कलर दे देते हैं, पर्पल दे देते हैं। तो इसमें से यूरिया कर गया, ग्लूकोज कर गया, वाटर कर गया, ज़रूरी विटामिन एंड सॉल्ट्स कर गए, सारे छोटे कंपोनेंट्स हैं, आरबीसीज बच गए, ब्लड अभी भी वहीं है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला, रीअब्जॉर्प्शन होगा इसका। अब देखो, ये यूरिया वगैरह के साथ तो ले ही लिया, और रीअब्जॉर्प्शन उसके साथ इसने ब्लड का ग्लूकोज भी छीन लिया, सॉल्ट भी छीन लिया, पर वो उसको ब्लड को वापस देना पड़ेगा ना, है ना। वो तो हम नहीं चाहते कि अभी बाहर निकाल दें। तो क्या होगा, ये एफरेंट आर्टेरियोल आगे चलना चालू होगी। ये अब जो आर्टेरियोल है ये कैपिलरीज में टूटेगी, और कैपिलरीज में टूट के ये पूरे इसको अपना एक नेटवर्क यहाँ पे बना लेगी। ठीक है, अपना एक नेटवर्क बनाएगी कि इसके साथ ये जुड़े रहे पूरे टाइम। और ये जुड़ी क्यों हुई है, यहाँ पे रुक क्यों नहीं गई, क्योंकि देखो ब्लड यहाँ से निकल के तो अब वापस जो रीनल वेन है उसमें तो मतलब, अब इसको समझाने में तो टाइम लगेगा। देखो इतना करने के बाद जब उसने ब्लड में से मेन काम था नेफ्रॉन का सिर्फ टॉक्सिक पार्ट निकालना, लेकिन जब अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है तो मैंने बोला यूरिया तो निकला ही, लेकिन ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट एंड मिनरल्स निकल गए, तो कैपिलरीज को छोड़ नहीं सकती हैं, ब्लड उसको छोड़ नहीं सकती, तो इसीलिए उसके साथ ये रही पूरे टाइम, और अपने आप को छोटा तोड़ ली, कैपिलरीज में तोड़ ली, और इसके साथ जुड़ी रही। फिर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ।
ये जो प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, अरे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसने क्या किया, इसको वापस देना चालू किया कि तुमसे ये सब छूट गया था, ये ग्लूकोज ले लो, अपना वाटर ले लो, अपना ज़रूरी सॉल्ट एंड मिनरल ले लो। तो इसने इसको वापस दिया, लूप ऑफ हेनले ने इसको वापस दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ने वापस दिया, फिर अल्टीमेटली जाके ये निकलती है, तो ये अब बन जाती है रीनल वेन, निकलती यहाँ से ये है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस में नेफ्रॉन ने जो ऑक्सीजन चाहिए होगी ब्लड से ले ली, जिस वजह से रीनल आर्टरी घुसी थी, और साथ ही साथ उसने ब्लड को फिल्टरेशन भी कर दिया ब्लड का, उसमें से यूरिया भी खींच लिया। अब जो ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा ये जाके हार्ट को देगा। अब ये वाला जो ब्लड हार्ट के पास जाएगा वो होगा फ्री ऑफ एनी नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिक एलिमेंट, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ उसका निकलने का। तो जो अल्ट्रा हाँ ये देखो ये निकला है ना, तो ये इसीलिए मैंने ब्लू कर दिया उसको, ठीक है। ये है रीनल वेन। अब अल्ट्रा फिल्टरेशन, अच्छा इसका और देखो, जो हमारा बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में हम लोग कहते हैं मैल्फिगियंस कैप्सूल। इसमें बताया है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? देखो बुक में देखो, हाँ कहीं पे दिया रिया होगा, ठीक है। मैल्फिगियंस कैप्सूल, मैल्फिगियंस कैप्सूल, ठीक है। दोनों लोग को साथ में ये कहते हैं। अल्ट्रा फिल्टरेशन होगा मैल्फिगियंस कैप्सूल में ही, और जिसमें से ग्लोमेरुलस का बहुत बड़ा हाथ होगा, बोमैन्स कैप्सूल तो बस उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो मैल्फिगियंस कैप्सूल में पहला पार्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन का, जो कि होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। बाकी पूरा जो पार्ट है हमारा वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, है ना। ये साइड समझ में आई? इतने में कोई डाउट तो कोई बताए? जो बोमैन्स कैप्सूल है ना, और जो ग्लोमेरुलस है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही, जैसे मान लो ये कप ही है बोमैन्स कैप्सूल, और इसके अंदर मैंने ये ग्लोमेरुलस भी डाल लिया, ये ग्लोमेरुलस था, बोमैन्स कैप्सूल, दोनों को अब साथ में हम लोग मैल्फिगियन कैप्सूल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्टरेशन। बाकी प्रॉक्सिमल इस वाले में रीअब्जॉर्प्शन तो हुआ, लेकिन उस रीअब्जॉर्प्शन में भी इसने कुछ और चीज़ें वापस दी, और इसने एक दूसरी तरह का रीअब्जॉर्प्शन किया, जो कि इतना डिटेल में, इस तरफ वेन है, वैसे तुम लोग को इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में तो ब्लैक एंड वाइट ही से आएगा, ठीक है। तुम लोग को इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। नहीं कलर्ड हो ही नहीं सकता है, कलर्ड से और चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी तुम लोग के लिए, क्योंकि वो और कम चीज़ें बताएगा फिर। पूरा ही आता है बेटा, ऐसे ही दिया जाएगा, फिर ये पूछेगा ये क्या है, बहुत मुश्किल ही आता है इसका। हाँ सब आ जाता है। अरे इसमें से जो भी बोमैन्स कैप्सूल का पूछेगा, देखो तुम्हारे बुक में दिया भी है, एक्सरसाइज खोलो। हाँ देखो ये पूरा डायग्राम दिया है ना। अब ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, ऐसे ही आएगा।
ये भी इसी का पार्ट है। अब हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर की तरफ, साइड की तरफ। ये ऐसा नहीं आता है एग्जाम में, एग्जाम में थोड़ा इजी ही आता है। एग्जाम में मान लो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही है, ठीक है। बस तुम्हें समझना है कि पहला वाला जो निकलेगा वो हमारा पीसीटी होगा, दूसरा वाला डीसीटी होगा, है ना। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं आता है, लूप ऑफ हेनले ही मेनली आता है। इसमें से क्या है मेजर? बोमेंस कैप्सूल पूछता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डेप्थ। हाँ, पर वो नहीं पूछता है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले तक पूछता है वो, ठीक है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें उनको याद रखना, क्या? बोमेंस कैप्सूल को, ये मैल्फिगियंस कैप्सूल को, ग्लोमेरुलस को, लूप ऑफ हेनले को, पीसीटी को, डीसीटी को, कलेक्टिंग डक्ट को, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें बच गई। और हाँ, अफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, वैसे अब कर करके तो सभी आ गया, ये तुम इग्नोर कर सकते हो। डिसेंडिंग और अच्छा कर ही लिए तो इसको भी याद ही रख लेना, ठीक है। तो नीचे, ठीक है, तो सब याद कर लेना, ठीक है, कुछ मत छोड़ना। इतनी चीज़ हुई। अब अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या उसको रीअब्जॉर्प्शन में मदद कराता है, ये क्या देता है। दोनों के रीअब्जॉर्प्शन का नाम अलग है। और अगले क्लास में इसको, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं? हाँ, इसको अच्छे से घर जाके पढ़ना। और ये डायग्राम तुम लोग लेबल करने की कोशिश करना। अगले क्लास में हम लोग इसकी लेबलिंग खुद ही से करा जाएगा। नहीं नहीं, सेम ही है बेटा। क्या ऐसा डिटेल है उसमें बताओ, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या? दोनों सेम ही है। ख़त्म करें क्लास? अगर कोई डाउट ना हो तो, डाउट है तो पूछ लो। चलिए ख़त्म ही करता है।